हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 3.6 जिसमें हमें जो टॉपिक है एक्सरसाइज का वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या लिखा है यहाँ पर? इक्वेशंस रिड्यूसिबल। इक्वेशंस जो हमारी दी गई इक्वेशंस होंगी उन्हें हमें रिड्यूस करना होगा टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल में, जिसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, उन इक्वेशंस में हमें यहाँ पर इन्हें रिड्यूस करना है। तो क्या होगा, एक्चुअली हमें दो इक्वेशन दी गई होंगी जो लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं होंगी। अब जब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बोल रहे हैं तो हमारे जो x और जो y है वो यहाँ न्यूमरेटर में है, लेकिन हमारी दी गई इक्वेशंस में क्या होगा, x और y डिनोमिनेटर में होंगे, तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी। पहले क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को हमें लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना होगा। और रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करके हम इसे यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन से ये हमें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। और क्या होगा, इनमें बाद में जब हमारी लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी उन्हें हम फिर अपने किसी भी एक अलजेब्राइक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या जो भी आपको लगाना है उससे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो दी गई इक्वेशंस के लिए हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। दी गई इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम? इन x और y को जो हमारे पास यहाँ पर 1/2, 1/3 जो भी कॉफिशिएंट हमें दिया गया उससे अलग लिखेंगे। जो वेरिएबल्स हैं उन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 1/2 अलग हो जाएगा यहाँ पर और 1/x ब्रैकेट में आ जाएगा। 1 1 जा 1, 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा। तो 1/2 जो हमारा कॉफिशिएंट है उसे अलग लिख लिया है और 1/x वेरिएबल को अलग से लिख लिया। इसी तरह से 1/3 अलग आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसे भी लिखेंगे 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इज इक्वल्स टू 13/6। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में दिया गया होगा या डिवाइड में दिया गया होगा एक्स वाई के साथ में, उसे हमें अलग से ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है, जो भी मल्टीप्लाई में दिया गया है उसे। तो अब जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स होंगी इसके लिए हम कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू p। हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। 1/x की जगह पर हम p लिखेंगे एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशंस बन जाएंगी, थर्ड एंड फोर्थ। हमने क्या किया, यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं हमारे पास उसे हम p और q पुट कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, थर्ड और फोर्थ ले रहे हैं। फिर हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लेंगे। एक बार फर्स्ट के साथ इन दोनों इक्वेशंस को लेना है, एक बार सेकंड के साथ इन दोनों इक्वेशंस को लेना है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 1/x। 1/x हमने कितना लिया है, p। तो इस 1/x की जगह आ जाएगा हमारे पास p, अभी चाहे ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, प्लस 1/3, फिर 1/y है और फोर्थ इक्वेशन में 1/y कितना है, q। तो 1/y की जगह हमारे पास आ जाएगा q इज़ इक्वल्स टू 2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बन जाएगा,
1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p ही आ जाएगा अपॉन 2 प्लस 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे q अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। हम सिंपल अपनी लीनियर इक्वेशंस में इन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 2, 6 2 जा 12 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आई है जो हमें सॉल्व करनी है। ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ थर्ड और फोर्थ को लिया था 1/x 1/y की वैल्यू पुट करने के लिए, अब सेकंड के साथ थर्ड और फोर्थ को ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ये 3 इक्वेशंस लेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/x और 1/y की, तो 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1/x की जगह आ जाएगा p, 1/3 और 1/x की जगह पर p प्लस 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और 1/y की जगह आ जाएगा q। और इक्वल टू में है 13/6, तो यहाँ आ जाएगा 13/6। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। p/3 q/2 इज इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम लेंगे, 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13/6। 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन आ जाएगी 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। ये हमारी नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इन लीनियर इक्वेशंस को, जो ये 2 लीनियर इक्वेशन आई हैं हमारे पास, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम लिख देते हैं एक बार, टू सॉल्व इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। अब हम 5th और 6th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5th इक्वेशन है हमारे पास 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12 और 6th इक्वेशन है 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। तो हमने क्या किया यहाँ इन क्वेश्चंस में, हमें कहा था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना है, पहले उन्हें रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो हमने जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, जो हमें 2 इक्वेशन दी गई थी, उन्हें हमने रिड्यूस कर लिया है लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करने के बाद अब दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे, और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको एक बार मेंशन कर देते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 5, 5th इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। p हमारे पास आ जाएगा 12, 2 के उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। p की ये वैल्यू हम यहाँ 6th इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, यहाँ हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 7। यहाँ p की वैल्यू पुट करेंगे 2, यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, 12 2 जा 24, 2 2 जा 4 अपॉन 3 एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 3 जा
9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +9 -4 +5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 + 5Q अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 13। 24 + 5Q इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होएगा, 24 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये Q हमारे पास आ गया 3। Q की ये वैल्यू यहाँ 7th इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 7, या फिर हम लिख सकते हैं पुट Q इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 7। यहाँ Q की वैल्यू पुट करेंगे 3 अपॉन 3। ये 3 यहाँ 3 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपॉन में 3 है ये इस पूरे के नीचे है और बीच में माइनस का साइन है। प्लस या माइनस में हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर हर जगह पर मल्टीप्लाई होता तो हम कर सकते थे कैंसिल। तो इससे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 12 - 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3। तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं P एंड Q, लेकिन हमें तो X और Y वैल्यूज़ चाहिए। तो हमारे पास जो PQ वाली इक्वेशंस थी XY के साथ में, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अब हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 4। P और Q की वैल्यू हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे ताकि हमारे पास X और Y की वैल्यूज़ आ जाएं। पुट P इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में P की वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन है 1/x इज इक्वल्स टू P। P की जगह आ जाएगा 2, यानी 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1/2। अब इसी तरह से हम Q की वैल्यू पता करेंगे। तो पुट Q इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं वैल्यू 1/y। फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास 1/y इज इक्वल्स टू Q। Q की जगह आ जाएगा 3, यानी 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो x हमारा आया है 1/2 और y आया है 1/3, और यही हमारे आंसर्स हैं 1/2, 1/3। सेकंड पार्ट। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, स्टेप्स एक बार देख लेते हैं हमने किस तरह से किया है क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ब्रैकेट में ले लेंगे x और y की टर्म्स को। जो ब्रैकेट में आएगा मल्टीप्लाई वाला अलग निकाल लेना है ब्रैकेट से। जो भी ब्रैकेट में आएगा उससे P और Q पुट कर लेना है। x वाले को P करना है, y वाले को Q पुट कर लेना है। उसके बाद इन नई इक्वेशंस को एक बार फर्स्ट इक्वेशन के साथ लेना है, एक बार सेकंड इक्वेशन के साथ लेना है, और हमारे पास PQ में 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड को यूज़ करके। तो वहाँ से हमारे पास P और Q की वैल्यूज़ आ जाएंगी। P और Q की वैल्यूज़ जब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास X और Y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 2/√x प्लस 3/√y इज़ इक्वल्स टू 2, और इसकी सेकेंड इक्वेशन दी गई है 4/√x माइनस 9/√y इज़ इक्वल्स टू -1। ये हमें सेकेंड क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दी गई हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे,
जैसे हमने यहाँ पर लिखा था द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, दी गई इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, जो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है एक्स वाई की वैल्यूज़ के साथ, उसे हम अलग निकाल लेंगे। तो 2 यहाँ अलग हो जाएगा और ये बचेगा 1/√x प्लस 3 अलग आ जाएगा 1/√y इज़ इक्वल्स टू 2। हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर 2, 3 डिनोमिनेटर में थे तो इसलिए हमने 1/2 1/3 लिखा था। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में ही है तो इसलिए हम 2 और 3 लिख रहे हैं इसे। फिर इसे लिखेंगे 4 1/√x माइनस 9 1/√y इज़ इक्वल्स टू -1। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। पुट लेट, जो ब्रैकेट में टर्म्स होती हैं उन्हें हम लेट करते हैं, तो लेट 1/√x इज़ इक्वल्स टू p एंड 1/√y इज़ इक्वल्स टू q। ये हमने p और q लेट कर लिए। अब एक बार फर्स्ट इक्वेशन के साथ इन दोनों को लेंगे, एक बार सेकंड के साथ लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 1/√x 1/√y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1/√x की जगह पर p प्लस 3 1/√y की जगह पर आ जाएगा q इज़ इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई है। यहाँ पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सेकंड में थर्ड और फोर्थ में से वैल्यू पुट करेंगे तो 4 1/√x की जगह पर p माइनस 9 1/√y की जगह पर q इज़ इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम हेडिंग डाल देंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। टू सॉल्व इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 की। अब हमारा जो फर्दर हम काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 5th और 6th इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर से कोई भी एक मेथड यूज़ करके हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। पी क्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड में हमें दिया गया है 4/x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 23। तो ये हमें थर्ड पार्ट के लिए 2 इक्वेशंस गिवन है। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, दी गई इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं 4 1/x प्लस 3y। 1/y नहीं है, यहाँ पर y दिया गया है, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो सिंपल y लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू 14 फर्स्ट इक्वेशन है। 3 1/x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 23। तो हम पुट लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज़ इक्वल्स टू p एंड y इज़ इक्वल्स टू q। यहाँ पर y है
तो हम भी y ही लिखेंगे। 1/y नहीं है तो हमें 1/y नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट y ही लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ जाएंगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हम इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम थर्ड और फोर्थ में से वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 4, 1/x की जगह p प्लस 3, y की जगह हमने लिया है q इज़ इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम थर्ड और फोर्थ में से, तो सेकेंड 3, 1/x की जगह p माइनस 4, y की जगह q इज़ इक्वल्स टू 23। इस क्वेश्चन में अगर हम y को q पुट नहीं करते हैं तो भी हमारा काम हो सकता है, क्योंकि y जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, पर क्योंकि एक हैबिचुअल हो जाते हैं तो हम यहाँ पर q पुट कर लेते हैं, उसके लिए हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हमारे पास ये जो नई 2 इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें एग्ज़ाम में कहा गया है कि इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी मेथड का नाम दिया गया है, चाहे कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो हमें उन्हीं मेथड से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और अगर हमें ऐसे कोई मेथड का नाम गिवन नहीं है तो जो हमें इजी लगता है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को 5th और 6th को हम सॉल्व कर लेंगे। बाद में p और q की जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें यहाँ पुट करेंगे तो x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 5x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 2, और सेकंड है 6/x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 1। तो हम लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। सबसे पहले हम दी गई इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे कोई सब्स्टिट्यूशन लगाकर। तो 5 में है हमारे पास x माइनस 1। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि मल्टीप्लाई में अगर कुछ टर्म दी गई होती है तो उसे हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, लेकिन अगर x और y के साथ माइनस या प्लस में कुछ लिखा हुआ है तो उसे हमें अलग नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ x माइनस 1 है तो हमें भी x माइनस 1 लिखना है, -1 को हमें ब्रैकेट से बाहर नहीं लिखना है। ये ध्यान रखना है कि x और y के साथ में अगर प्लस या माइनस में कुछ है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा उसके साथ, उसे हम ब्रैकेट से बाहर नहीं करेंगे। ब्रैकेट से बाहर उसे करना है जो हमें उसके साथ मल्टीप्लाई में दिया गया है, जैसे 5 है या 1 है, या फर्स्ट क्वेश्चन किया था 1/2 1/3 था, तो उसे हम बाहर लिखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, 6 और 3 बाहर आ जाएंगे, x माइनस 1 y माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। अगेन लेट जो ब्रैकेट में टर्म होती है 1/x माइनस 1, इसे हम p लेट कर लेंगे, और सेकेंड टर्म है जो 1/y माइनस 2, इसे q लेट कर लेंगे। ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है। आगे हमारा सेम है प्रोसीजर, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ लेनी है, फिर सेकेंड थर्ड और फोर्थ लेनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 5 ये टर्म पूरी की पूरी p प्लस 1 और ये पूरी टर्म q इज़ इक्वल्स टू 2। मल्टीप्लाई में हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से। 6 इस टर्म की जगह आ जाएगा p -3, इसकी जगह आ जाएगा q इज़ इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन आ जाएगी जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। आगे हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट। बस सभी क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर क्या लेट करना है, क्या पुट करना है, इक्वेशन को हम किस तरह से जो है लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमें फिफ्थ पार्ट दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 7x - 2y अपोन में xy है, तो इसे हम दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर कुछ दिया होता है, मल्टीप्लाई में है पूरी टर्म, तो उसे हम न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 7x अपोन xy माइनस 2y अपॉन xy इज़ इक्वल्स टू 5। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 7 बाहर आ जाएगा, 1/y माइनस 2 1/x इज़ इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। 8x अपॉन xy हो जाएगा प्लस 7y अपॉन xy हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 15। x से x और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज़ इक्वल्स टू 15। 8 1 अपॉन y प्लस 7 1 अपॉन x इज़ इक्वल्स टू 15। अब ये बिल्कुल हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसकी तरह बन गया। 1/x को p लेट कर लेंगे और 1/y को q लेट कर लेंगे और फिर हम वैल्यूज़ पुट करके उसने सॉल्व कर लेंगे। नाउ सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमें दिया गया है 6x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 6xy, 2x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 5xy। अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन ही लग रही है। ax प्लस by इज़ इक्वल्स टू में जैसे भी हमारे c या माइनस c पुट होता है, तो लेकिन यहाँ साथ में xy है, इसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, फिफ्थ पार्ट किया था, वहाँ पर क्या है, xy अपोन में है 5 के साथ। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5xy ही बनेगा। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन की तरह करते हैं, xy को इधर अपोन में ले आएंगे। तो द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, फर्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ ये जो xy है इसे हम अपोन में ले आते हैं, अपोन में दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा। सिक्स अपॉन वाई 3 अपॉन x
इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास 6 1/y प्लस 3 1/x इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, जब हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस में p के वैल्यूज़ पुट कर देंगे। नाउ सेवेंथ पार्ट है हमारे पास 10/x + y + 2x - y इज इक्वल्स टू 4। और सेकेंड इक्वेशन दी गई है 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल्स टू -2। The given equations can be written as 10। प्लस माइनस में जो होता है उसे एज इट इज़ लेना होता है, तो x + y और x - y ये हमें इकट्ठे दिए गए हैं, x + y और x - y की फॉर्म में जो x y हैं, तो इन्हें हम ऐसे ही ले लेंगे। और अब जो ब्रैकेट में बना है, जैसे x + y बना है, यहाँ पर x - y बना है, तो इसे हम p के उलट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड है हमारे पास 15 1/x + y - 5 1/x - y इज इक्वल्स टू -2। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक x में होता था, एक y में होता था, x को p और y वाली टर्म को q लेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा 1/x + y p होएगा और 1/x - y जो है ये q होगा। और इनकी वैल्यूज़ यहाँ p के पुट करके हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें सॉल्व करेंगे। नाउ एट्थ पार्ट, वन अपॉन 3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल्स टू 3/4 1/2 मल्टीप्लाई 3x + y माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में है 3x - y इज इक्वल्स टू -1/8। The given equations can be written as 1/3x + y। पूरा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये जो 3 है ये बाहर नहीं लेंगे हम ब्रैकेट से, क्योंकि 3x के साथ में लिखा हुआ है प्लस y। अगर सिर्फ 3x होता तो ये 3 मल्टीप्लाई में, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये हम बाहर ले लेते, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन 3x के साथ में प्लस y भी है, तो हम इसे बाहर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लस हो रहा है साथ में। ऐसे ही यहाँ पर 3x - y, ये 3 भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ माइनस में है टर्म, इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पर सिंपल 1 है। सेकंड, यहाँ पर देखो ये 2 जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे बाहर रखेंगे। और 3x + y 1/3x + y जो है वो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस में नहीं है। 1/2 1/3x - y इज इक्वल्स टू -1/8। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस हैं। यहाँ पर 1/3x + y को लेट कर लेंगे p, और 1/3x - y को लेट कर लेंगे q, और फिर इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स
एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, पहले हमें यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है, सबसे पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी, जैसे ये पेयर ऑफ इक्वेशंस थी हमारे पास, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, यानी पहले लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करेंगे फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में रितु जा रही है। जैसे ये अगर कोई नहर है, इस डायरेक्शन में पानी फ़्लो कर रहा है और रितु भी अपनी बोट इसी डायरेक्शन में रो कर रही है, तो उसे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 hours लगते हैं। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कुछ तो बोट की स्पीड होगी, जिस भी स्पीड पे बोट को रो किया जा रहा है बोट उस स्पीड से जा रही होगी, साथ ही साथ पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पानी भी उसे थोड़ा आगे ले जा रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तब टोटल स्पीड बनेगी। तो डाउन स्ट्रीम के केस में टोटल स्पीड क्या होती है, x + y होती है। फिर नेक्स्ट दिया गया अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जैसे पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन रितु इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जब बोट इस डायरेक्शन में जा रही है पानी थोड़ा सा उसे इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा क्योंकि पानी तो उधर फ्लो कर रहा है। जैसे इस बोट को वो अपने साथ आगे ले जा रहा था, ऐसे ही इस बोट को जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसे भी तो थोड़ा सा अपने साथ लेकर जाएगा। तो इस वजह से क्या है, वो 2 hours में सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा पाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर सेम स्पीड पे वो काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा इसे पीछे लेकर जाएगा। तो अगर उसी सेम स्पीड पर ये चल रही है तो इसे कम डिस्टेंस जो है वो ये ट्रैवल करेगी। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब पानी ठहरा हुआ है, पानी नहीं चल रहा है आगे, इसमें उसकी स्पीड जो है बोट रो करने की वो हमने x ली है, x स्पीड पे जा रही है। और स्पीड ऑफ करंट जो पानी का प्रवाह है उसकी स्पीड हमने y ली है। तो ये x और y की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्योंकि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया गया है तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, x + y स्पीड हो जाएगी। और अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, अब स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना, अगर ये x स्पीड पे आगे जा रही है फिर पानी की जो y स्पीड है ये y से थोड़ा पीछे ले आता है, फिर ये x स्पीड पे आगे जा रही है फिर y से थोड़ा सा पीछे आ जाती है, लेकिन जा तो रही ही है आगे। यानी कि बोट की स्पीड जो है वो पानी के स्पीड से ज़्यादा है। तो यहाँ इफ़ेक्टिव जो स्पीड है वो कितनी होगी, x - y। ध्यान रखेंगे कि जो पानी की स्पीड है, जो करंट की स्पीड है उसे माइनस करना है क्योंकि वो कम है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, क्योंकि यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात हुई है। डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। चेंज सिर्फ इतना करेंगे कि टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम हमारा यहाँ आ जाएगा और स्पीड टाइम की जगह आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो लिख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम लेट कर लेंगे। लेट
रितुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, जब पानी बह नहीं रहा है तब हम रितु की स्पीड ले लेते हैं, कितनी है x किलोमीटर पर आर, और स्पीड ऑफ करंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आर। अब हमें यहाँ पर इफ़ेक्टिव स्पीड्स लेनी है। इफ़ेक्टिव स्पीड यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है बोट की। तो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम निकालेंगे हम यहाँ पर, और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम लेंगे। डाउनस्ट्रीम मतलब कि पानी के बहने की दिशा में, अपस्ट्रीम यानी कि पानी के बहने के उलट दिशा में या विपरीत दिशा में। तो अब जब डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आर। और जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं तब इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी है x - y किलोमीटर पर आर। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बहुत ध्यान से करना है कि अपस्ट्रीम है या फिर क्या अपस्ट्रीम में दिया गया है और क्या डाउनस्ट्रीम में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अब दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर यानी डिस्टेंस कितना है हमारे पास 20 इन 2 आवर्स। डिस्टेंस लिखा, स्पीड डाउनस्ट्रीम के लिए 20 किलोमीटर दिया गया है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x + y इन 2 आवर्स। टाइम कितना है हमारे पास 2 आवर्स है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x + y इज़ इक्वल्स टू 20। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा 20/2, तो x + y इज़ इक्वल्स टू 10 हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट कहा है एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, और जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर। स्पीड तब है उसकी x - y इज़ इक्वल्स टू, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर अपस्ट्रीम में x - y लिख रहे हैं, y - x नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि x जो है वो बड़ा है। अब वो आगे जा रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है कि पानी की स्पीड कम है। ये ध्यान रखना है हमें, पानी की स्पीड कम है क्योंकि वो आगे जा रही है। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा होती तो बोट इस अपस्ट्रीम में पानी की उलट दिशा में जा ही ना पाती, फिर तो पानी उसे आगे बहा कर ले जाता। तो x - y करना है, y - x नहीं करना यहाँ पर। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इधर आ जाएगा अपोन में, और ये x - y बन जाएगा 2 4 के अपोन में आ जाएगा। x - y इज़ इक्वल्स टू 2 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ये तो दोनों ही सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो x + y इज़ इक्वल्स टू 10, x - y इज़ इक्वल्स टू 2। सिंपल हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल्स टू 12। 2x 12 आया है,
तो x हमारे पास आ जाएगा 12/2 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो 6 + y = 10, y हमारे पास आ जाएगा 4। देयरफॉर हमें रितु की और करंट की स्पीड निकालनी थी। देयरफॉर रितुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर में रितु की स्पीड, बोट रो करने की स्पीड है 6 km/h और स्पीड ऑफ द करंट है हमारे पास y यानी कि 4 km/h। ये हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। अगर 2 औरतें और 5 आदमी टुगेदर इकट्ठे मिलके कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, कोई कढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उन्हें 4 डेज़ लगते हैं। वाइल 3 women and 6 men can finish it in 3 days। और अगर 3 औरतें और 6 आदमी काम करते हैं तो उन्हें 3 दिन लगते हैं इसे फिनिश करने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman ओनली टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन। एक औरत और एक आदमी को कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ये वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी वर्क एंड टाइम, कुछ काम कर रहे हैं और कुछ उन्हें टाइम लग रहा है, तो जब भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर हमें टाइम को अपोन में लेना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फ़िलहाल हम ये लेट कर लेंगे सबसे पहले कि 1 woman x डेज़ लेती है अकेली फिनिश करने में वर्क को, और अकेला आदमी जो है वो y डेज़ लेता है वर्क को फिनिश करने में। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय one woman to finish the work। एक औरत जो है वो कितना टाइम ले रही है, x डेज़, x दिन लगते हैं उसे काम फिनिश करने में। लेट टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश द वर्क, और एक आदमी जो है उसे काम करने में लगते हैं y डेज़। एक औरत x दिनों में काम ख़त्म कर रही है और एक आदमी जो है वो y डेज़ में वर्क जो है अपना फिनिश कर रहा है। डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर लेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा रफली पार्ट कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन के बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x डेज़ में कोई वुमेन x डेज़ में 1 वर्क कर रही है, x डेज़ है और 1 क्या है हमारे पास, वर्क है। x डेज़ में अगर एक काम कंप्लीट करती है तो 1 डे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डे में वो कितना काम करेगी। जैसे कि हम छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस करते हैं कि अगर हमारे पास 3 पेन 15 रुपीज़ के आते हैं तो 1 पेन कितने का आएगा। जिसे 1 किया है वो अपोन में जाता है, तो 1 पेन कितने का आता है, 5 रुपये का। जिसे हम 1 करते हैं वो अपोन में जा रहा है, 15/3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, जो हम 1 वर्क लिख रहे हैं, सॉरी
x डेज़ को हम क्या बना रहे हैं, 1 डे बना रहे हैं, तो ये x क्या होगा, अपोन में जाएगा, 1/x बन जाएगा। तो इसे चाहे तो हम बीच में मेंशन भी कर सकते हैं, वर्क ऑफ 1 वुमेन इन 1 डे। 1 डे में 1 वुमेन कितना वर्क करती है, 1/x, और वर्क ऑफ 1 मैन इन 1 डे, और 1 मैन कितना करेगा, y डेज़ लग रहे हैं उसे 1 वर्क को फिनिश करने में, तो 1 डे में कितना करेगा वो, y अपोन में आ जाएगा, यानी 1/y वर्क करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें कहा गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन, 1 विमेन 1/x वर्क कर रही है, तो 2 विमेन कितना करेंगी, 2/x, एंड 5 मैन, अगर 1 मैन 1/y वर्क कर रहा है तो 5 मैन कितना करेंगे, 5/y, कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज़। 4 दिनों में वो काम को ख़त्म करते हैं, तो 4 डेज़ में 1 वर्क फिनिश हो रहा है, हम 1 डे के लिए लेकर चल रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया है, 1 डे लिया है, 1 डे में 1/x हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 डे का 1 डे में कितना बन जाएगा, 1/4, तो टुगेदर ये कितना हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 1/x + 5 1/y इज़ इक्वल्स टू 1/4। फिर सेकंड हमें कहा गया है 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 विमेन का हो जाएगा वर्क 3/x, 6 मैन का हो जाएगा 6/y इन 3 डेज़। जैसे 4 डेज़ का वर्क 1/4 बना था, ऐसे ही 3 डेज़ का कितना हो जाएगा, 1/3। हम यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम 1 डे के लिए लेकर चल रहे हैं, इसलिए 4 का 1/4 हो जाएगा, x का 1/x हो जाएगा। हमें डेज़ से वर्क दिया गया था, डेज़ दिए गए थे और उसका 1 वर्क दिया गया था, 1 वर्क की बजाय हम 1 डे लेकर चल रहे हैं कि 1 डे में कितना काम वो लोग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/x + 6/y इज़ इक्वल्स टू 1/3। इसे हम सिंपली लिख लेते हैं, 3 1/x + 6 1/y इज़ इक्वल्स टू 1/3। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस में भी 1/x 1/y की वैल्यूज़ हम लेट कर लेंगे PQ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रूही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टू हर होम। रूही अपने घर का 300 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। इन 300 किलोमीटर में से कुछ किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और कुछ किलोमीटर वो बस से ट्रैवल कर रही है। शी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। वो 4 घंटे में अपने घर पर पहुंचती है अगर 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। अगर 60 ट्रेन से ट्रैवल कर रही है तो बस से कितना ट्रैवल करेगी, 300 में से 60 माइनस कर देंगे तो आएगा 240, यानी बस से वो 240 का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, रिमेनिंग बाय बस यानी 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल कर रही है। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ट्रेन और बस की स्पीड हमें यहाँ पर पता करनी है, तो हम ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड लेट कर चलेंगे।
और पहले हमें दिया गया है 4 आवर्स, नेक्स्ट में कहा है 10 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, यानी 4 आवर्स 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये 10 मिनट्स हैं इन्हें हम आवर्स में चेंज करेंगे जब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। चेंज करने के लिए हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स इज़ इक्वल्स टू 1 आवर। 10 मिनट्स के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रेन और बस की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रेन और बस की स्पीड हम लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। तो जो हमें फर्स्ट केस दिया गया है, अगेन यहाँ पर स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें भी हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट केस है 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर जो है ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो बस से कितना हो जाएगा, 300 में से 60 माइनस करेंगे 240 किलोमीटर। तो फर्स्ट केस हमारा बनेगा केस 1 है ये। रूही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस इन 4 आवर्स। तो ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 60 ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस वो बस से भी ट्रैवल कर रही है, तो बस में डिस्टेंस 240 है और स्पीड कितनी है बस की y, और टोटल उसे टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल है, टाइम के, तो इक्वल टू में टाइम आएगा। टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स लग रहे हैं। यहाँ पर हम इसे भी 60 1/x प्लस 240 1/y इज़ इक्वल्स टू 4 लिखकर फिर आगे पी क्यू की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे 1/x 1/y की जगह पर। सेकंड केस हमें दिया गया है रूही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर 300 में से 100 ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो बस से कितना ट्रैवल करेगी 200 किलोमीटर बाय बस इन, उसे 10 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, 10 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि उसे कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन 4 आवर्स और 10 मिनट को सबसे पहले हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो 4 आवर्स 10 मिनट्स इज़ इक्वल्स टू 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स 4 आवर्स 60 मिनट जो हैं, या हम इसे यहाँ रफ में करने की बजाय यहीं कर लेते हैं। 60 मिनट इज़ इक्वल्स टू 1 आवर होता है, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60 आवर। 60 मिनट 1 आवर के इक्वल होता है, 60 को 1 में चेंज करेंगे तो 1/60 हो जाएगा, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था x 1/x हो जाता है। लेकिन हमारे पास मिनट्स कितने हैं 10। जब एक के लिए निकालते हैं तो अपोन करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो 1 वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
ये हमारे पास आ जाएगा 1/6r। एक के लिए निकालने के लिए अपोन में चला जाता है, ज़्यादा से जब एक पे जाते हैं और एक से जब ज़्यादा पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/6r 10 मिनट किसके इक्वल हैं? 1/6 आवर्स के। तो दोनों आवर्स हैं, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 4 + 1/6 आवर्स। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/6 आवर्स। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ इक्वल्स टू टाइम था। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है? 100 और 200 है। हंड्रेड ट्रेन का है, ट्रेन की स्पीड हमने x ली है। 200 बस का है, बस की स्पीड हमने y ली है। और टाइम कितना लग रहा है? 25/6। तो इसे लिख लेंगे 100 1/x + 200 1/y इज़ इक्वल्स टू 25/6। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/x और 1/y जो आए हैं दोनों इक्वेशंस में, पी क्यू लेट कर लेंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यूज़ ले लेंगे। तो जैसे हमने 5th और 6th इक्वेशन बनाकर क्वेश्चंस छोड़े थे, 5th और 6th इक्वेशन को हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें यहाँ पहले इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे, उसके बाद हम पी क्यू की वैल्यूज़ निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत हो, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 4 है, 2 को 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 के साथ माइनस में एक और टर्म है। यहाँ 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए 2 और 4 को हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे, पी क्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। बाद में हम यहाँ जब ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, पी की वैल्यू 3rd इक्वेशन में और क्यू की वैल्यू जो है वो 4th इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर √x आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √x इज़ इक्वल्स टू 2 आ गया। तो √x से x लेने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड्स के लिए √x स्केयर, इधर 2 का स्केयर हो जाएगा। √2 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, इधर 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास ये 4 आ जाएगी। ये भी इसी तरह से सॉल्व करके समझाया कि √x का स्केयर क्या होता है? x स्केयर, और रूट की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई में x होता है। तो जब भी रूट वाली टर्म्स होती हैं स्केयरिंग बोथ साइड्स करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट 3rd पार्ट में भी 5th 6th इक्वेशन आ गई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। पी क्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, पी क्यू की वैल्यूज़ 3rd और 4th इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने हर एक क्वेश्चन में 5th 6th इक्वेशन जो है वो बना ली थी, बस अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाकर पी क्यू की वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करनी है, फाइंड आउट करनी है। जब पी क्यू की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उन्हें 3rd और 4th इक्वेशन में रिस्पेक्टिवली पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 इज़ इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 1 उधर जाकर प्लस होगा तो 4 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 उधर जाकर प्लस होगा तो 5 बन जाएगा। इजी हैं क्वेश्चंस, बस हमें ब्रैकेट्स में लेना है पहले कि किसे पी क्यू लें, ये हमें पता चलना चाहिए। उसके बाद पी क्यू के लिए हम इक्वेशन बना के किसी भी एक मेथड से पी क्यू की वैल्यू निकाल के वापस से उसे 3rd 4th इक्वेशन में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो स्टेप्स ध्यान में रखने हैं बस कि क्या क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पर भी ये हमारे पास 5th 6th इक्वेशन आ गई है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर
फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। पी क्यू की वैल्यूज़ आ गई हैं। पी की वैल्यू थर्ड में, क्यू की वैल्यू फोर्थ में पुट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिक्स्थ पार्ट जो है वो फिफ्थ के जैसा ही था कुछ कुछ। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है। बेटर है कि कैलकुलेशन आप एक बार अपने आप भी करके देखें, क्योंकि जब हम मैथ को अगेन एंड अगेन करते हैं, खुद अपने हाथ से करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर हमें उसे ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स को याद करते हैं। यहाँ पर 6 और 1/2 दोनों मल्टीप्लाई में हैं, इसलिए दोनों कट गए हैं। दूसरा 6 नहीं कटेगा क्योंकि वो माइनस में है। 3 से 3 या 3 से 6 को नहीं काटेंगे क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है, न्यूमरेटर पूरी 1 है। ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते हुए कि कहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, यहाँ पर भी पी क्यू में इक्वेशन बनाकर ये कॉमन ले लिया 2 और यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया है। बाद में 2 इधर जाके 2 2 जा 4, 2 बचेगा और 5 अपॉन में चला जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया क्योंकि क्यू प्लस में है और क्यू माइनस में है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्यू कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास पी ही बचेगा। तो यहाँ हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी, इसलिए डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा लिया है कोफिशिएंट्स इक्वल होने की वजह से। ये जो है 2 और प्लस में 2/5, ये सॉल्व करके 8/5 आ गया है। पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। पी की वैल्यू पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पी और क्यू थर्ड फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास एक x + y = 5 और x - y = 1। फिर से दो इक्वेशंस बन रही हैं। इन दोनों इक्वेशंस को भी किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया है तो लिख देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट x या डायरेक्ट y नहीं था बल्कि x + y और x - y था, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को भी हमें सॉल्व करना पड़ा है। नेक्स्ट 8th पार्ट में भी ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं उन्हें पी क्यू लेट करके 5th 6th इक्वेशन बनाकर यहाँ पर भी एक इक्वेशन में प्लस क्यू है, एक में माइनस क्यू है, कोफिशिएंट इक्वल है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे इक्वेशंस को और हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी 3/4 - 1/4। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। पी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पी क्यू की वैल्यू थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, पी थर्ड में और क्यू फोर्थ में, तो हमारे पास फिर से एक इक्वेशंस बन जाएंगी लीनियर इक्वेशंस। 3x + y = 4, 3x - y = 2। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए दोनों को ऐड कर लिया है तो x की वैल्यू आ गई है। जो पहले 6 पार्ट्स थे उनमें हमें यहाँ पर नहीं यूज़ करना पड़ा था क्योंकि सिर्फ x या सिर्फ y ही था थर्ड फोर्थ में, लेकिन यहाँ x + y x - y है, इसलिए हमें फिर से मेथड यूज़ करना पड़ा है x y की वैल्यू निकालने के लिए और ये हमारे पास x y का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले ही कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इक्वेशंस हमने बना ली थी दोनों। पी क्यू पुट करेंगे, लेट करेंगे 1/x और 1/y को। 5th 6th इक्वेशन कोई भी एक मेथड से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपको इजी लगे मेथड। तो p और q की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी।
पी क्यू की वैल्यूज़ पुट करेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया यहाँ पर, p 1/18, फिर पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3, या पुट p 1/18 इज़ इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 1/x इज़ इक्वल्स टू 1/18, x हमारे पास 18 आ जाएगा। फिर q की वैल्यू पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो y हमारे पास 36 आ जाएगा। x और y ही थे नंबर ऑफ डेज़, तो टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क 18 डेज़ हो जाएगा, और टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क 36 डेज़। यानी एक वुमेन जो है वो 18 डेज़ में वर्क फिनिश करती है और एक मैन जो है वो 36 डेज़ में वर्क फिनिश करता है। तो ये ध्यान से कर लेना, यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो गया ये। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये भी हमने इक्वेशंस बना ली थी, बाद में P और Q इन्हें लेट करके, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 60 कॉमन लेकर थोड़ा रिड्यूस कर लिया इक्वेशंस को। यहाँ 100 कॉमन है, 100 कॉमन ले लिया है। आगे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके P को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसका कोफिशिएंट पहले से इक्वल है। अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, ना ही x के, ना ही y के, या ना ही p के, ना ही q के, तो बेटर होता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें। वैसे आपको अगर वो इजी लगता है तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, और अगर कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, फिर सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है साइन के अकॉर्डिंग। या 1/15 माइनस 1/24 को इस तरह से ये सॉल्व किया है, 1/40 आ गया है। Q की वैल्यू आ गई है, Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। P और Q की वैल्यूज़ पुट करके हम X और Y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस आ जाएगी। जिन क्वेश्चंस में यूनिट दी गई हैं वहाँ यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस। कैलकुलेशन वर्क जो है वो अपने आप करके देखना है एक बार कि आपको कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो उसके लिए भी। और इसके साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है।